हेलो एवरीवन। आज हम लोग एनपीटीईएल कोर्स सिग्नल एंड सिस्टम का असाइनमेंट नंबर 10 को डिस्कस करेंगे। सो हम लोग आगे बढ़ते हुए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। फर्स्ट क्वेश्चन इज अ कंटीन्यूअस टाइम डेल्टा फंक्शन इज नोन एज। तो हम लोग को ध्यान में रखना है, कंटीन्यूअस टाइम डेल्टा फंक्शन को हम लोग डायराक डेल्टा फंक्शन बोलते हैं एंड डिस्क्रीट टाइम डेल्टा फंक्शन को हम लोग क्रोनेकर डेल्टा फंक्शन बोलते हैं। ये हम लोग को याद ही रखना है। अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग का जो आंसर हो गया वो मेरा सेकेंड नंबर ऑप्शन है। ये मेरा डायराक डेल्टा फंक्शन होता है और डिस्क्रीट टाइम मेरा जो है वो क्रोनेकर होता है, क्रोनेकर होता है। नेक्स्ट ऑप्शन अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन का अगर हम बात करें, लेट एक्स टी बी अ सिग्नल विथ नाइक्विस्ट सैम्पलिंग रेट ऑफ 2 ओमेगा नॉट, तो व्हाट इज द नाइक्विस्ट सैम्पलिंग रेट फॉर बाई टी इक्वल टू डी एक्स टी बाई डी टी। तो सबसे पहले तो ये याद रखना है, किसी भी सिग्नल को जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डिफ्रेंशिएट करने के बाद उस सिग्नल का फिर उस सिग्नल का नाइक्विस्ट सैम्पलिंग रेट मेरा सेम होता है, किसी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं होता। हम यहाँ पे साफ देख पा रहे हैं कि अगर हम इसका फ्रीक्वेंसी डोमेन अगर हम चेंज करें तो बाई जे ओमेगा इक्वल टू जे ओमेगा इंटू एक्स जे ओमेगा होता है, मतलब जैसे पहले ओमेगा था अभी भी वैसा ही है। तो इसका नाइक्विस्ट सैम्पलिंग रेट अगर 2 ओमेगा है तो डिफ्रेंसिएशन के बाद भी 2 ओमेगा ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, let xt be a signal with fundamental frequency omega naught, then what should be the sampling rate। तो सबसे पहला तो हमें ये ध्यान रखना होता है कि सैम्पलिंग रेट जो होता है ना, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी से सैम्पलिंग रेट यानी कि ओमेगा एस जो होता है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ओमेगा नॉट होता है सैम्पलिंग रेट। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ओमेगा। लेकिन जब हम इस सिग्नल को इंटीग्रेट करेंगे तो फिर से वही फॉर्मूला याद रखेंगे, जब हम किसी भी सिग्नल को इंटीग्रेट करते हैं तो उसका सैम्पलिंग रेट या नाइक्विस्ट रेट पे किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वो उस केस में भी सेम ही रहता है। अगर हम ऐसे बोले कि अगर हम इसका बाई जे ओमेगा का अगर हम बात करेंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा। बाई जे ओमेगा के केस में अगर हम देखना चाहें, इसका जो फॉर्मूला होता है वो कुछ 1/j ओमेगा इंटू एक्स जे ओमेगा होता है, प्लस साथ में कुछ और भी पार्ट आता है वो, 1 मिनट। वो कुछ पाई इंटू एक्स जीरो डेल ओमेगा होता है, डेल जी ओमेगा होता है। ठीक है, तो हम इस केस में भी देख रहे हैं ना, ओमेगा मेरा सेम का सेम ही है, किसी प्रकार का कोई चेंजिंग तो नहीं हुआ। तो अगर हम यहाँ पे बात करें सैम्पलिंग रेट का, वो पहले भी ग्रेटर देन 2 ओमेगा नॉट था, वो अभी भी ग्रेटर देन 2 ओमेगा नॉट होगा। यहाँ थोड़ा सा हमसे मिस्टेक हो गया है, तो ये मेरा आंसर 3 नंबर इज करेक्ट है। Let ext be a signal with fundamental frequency omega naught to compute the required sampling rate। फिर से वही केस है, अगर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट है और हम बात कर रहे हैं सैम्पलिंग रेट का, तो सैम्पलिंग रेट तो वही होगा जब इसके पिछले क्वेश्चन में बात किए, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ओमेगा नॉट। और हम जानते हैं कि शिफ्टिंग के केस में कि जब किसी भी सिग्नल को शिफ्ट करेंगे उससे ओमेगा नॉट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मतलब उसका सैम्पलिंग रेट पे किसी भी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं होता है। या फिर अगर हम इसको सॉल्व भी करके देखना चाहें तो सॉल्व भी कर सकते हैं। ऐसे तो याद ही रखना है कि शिफ्टिंग के केस में कोई फर्क नहीं पड़ता है। जिससे हम मान लीजिए बाई जी ओमेगा हम कैलकुलेट करते हैं, ये हो गया 2x जे ओमेगा माइनस प्लस 3, शिफ्टिंग है तो यक्स जे ओमेगा तो होगा ही, और शिफ्टिंग है तो एक्सपोनेंशियल टर्म आ जाएगा e टू द पावर -3 जे ओमेगा। ठीक है, तो
हम यहाँ पर देख पा रहे हैं ना, ओमेगा अभी भी जैसा वैसा का वैसा ही है, किसी भी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं है। तो इस केस में हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि इसका भी जो वैल्यू होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ओमेगा नॉट होगा। तो 2 ओमेगा नॉट कर लिए। 50 नंबर क्वेश्चन करा, एक्सन का वैल्यू गिवन है, एच एन का वैल्यू गिवन है, देन हमें बाई एन फाइंड करना है, यानी कि एक्सन कॉन्वोल्यूशन एच एन फाइंड करना है। तो पहले बताए थे जब इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो हम उसे जेडी ट्रांसफॉर्म का यूज कर लेंगे, जेडी ट्रांसफॉर्म का यूज करके इसे सॉल्व करेंगे। यानी कि अगर हम इसमें जेडी ट्रांसफॉर्म अप्लाई करें तो ये कुछ यक्स जेड इंटू एच जेड हो जाएगा। यक्स जेड का फॉर्मूला, एक्स जेड का वैल्यू जेड बाई जेड माइनस टू, और एच जेड का वैल्यू तो वन बाई क्या हो जाएगा, जेड बाई जेड माइनस वन ना, वन बाई वन माइनस जेड इनवर्स, यानी कि जेड बाई जेड माइनस वन। ये हो गया। तो हमें क्या करना है, अब इसको थोड़ा सा ब्रेक कर लेते हैं। ये हो गया जेड माइनस टू इंटू जेड माइनस वन, ठीक है। अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। तो जे टर्म्स में पार्शियल फ्रैक्शन करने के लिए एक बात का ध्यान रखना है कि आप एक जेड को बचा करके रखें, ताकि लास्ट में हम इनवर्स कैलकुलेट करें तो हमें इनवर्स कैलकुलेट करना आसान हो। तो फाइनली हम जेड बाई जेड माइनस टू और जेड माइनस वन को हम पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। तो इसको जब पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं, एक जेड माइनस टू और एक जेड माइनस वन, ठीक है। तो जेड माइनस टू का कोफिशियंट क्या हो जाएगा, जेड इक्वल टू टू हम जेड बाई जेड माइनस वन में पुट करते हैं। मतलब अगर हम ऐसे बोले कि अगर ये ए हो गया ये बी हो गया तो ए का वैल्यू क्या होगा, तो ए का वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम करेंगे जेड बाई जेड माइनस वन में जेड इक्वल टू टू को पुट करते हैं। तो ये हो जाएगा टू बाई वन, यानी कि टू आ जाएगा वैल्यू। बी का अगर हम बात करें तो बी के लिए हम जेड बाई जेड माइनस टू का अगर हम बात करें, यहाँ पे जेड इक्वल टू वन पुट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस वन आ जाएगा। तो हम लोग को मिल गया कि ओवरऑल जो बाई जेड आया है वो कुछ जेड इंटू टू बाई जेड माइनस टू माइनस वन बाई जेड माइनस वन आया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब इस जेड को हम अंदर लेके चले जाएंगे। इससे क्या हो गया ना, मेरा फॉर्मूला एकदम एज इट इज रह गया, ज्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। अब हम इसका फॉर्मूला जानते हैं, जेड बाई जेड माइनस टू का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसका फॉर्मूला होता है, इसका हम बाई एन लिखते हैं। जेड माइनस जेड बाई टू का जो फॉर्मूला यहाँ पे है वो कुछ हो जाएगा टू टू द पावर एन इंटू यू एन, ठीक है। एक और यू टू पहले से लगा हुआ है, माइनस जेड बाई जेड माइनस वन का यू एन हो गया, ठीक है। जेड ट्रांसफॉर्म हम अप्लाई कर लिए, इन्वर्स जेड ट्रांसफॉर्म फॉर्मूला हम लोग जानते थे कि ए टू द पावर एन यू एन का फॉर्मूला क्या होता है जेड ट्रांसफॉर्म के लिए, ये कुछ वन बाई वन माइनस ए जेड इनवर्स होता है, या फिर जेड बाई जेड माइनस ए होता है। तो हम बस उस फॉर्मूला को यूज करके डायरेक्टली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। तो यहाँ से हम लोग को क्या मिल गया, अगर हम इस टू को इसके अंदर ले जाएं तो यह आ जाएगा टू टू द पावर एन प्लस वन यू एन माइनस यू एन। तो हम इस केस में अभी वीक नंबर 10 के असाइनमेंट को सॉल्व कर रहे हैं, और यहाँ पर जो जेड ट्रांसफॉर्म वो शायद वीक नंबर 12 में बताया है, ठीक है। तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम लोग को कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए। तो अगर किसी भी डिस्क्रीट टाइम का अगर हमें फाइंड करना हो कॉन्वोल्यूशन, मतलब कॉन्वोल्यूशन या फिर उसका फ्रीक्वेंसी, तो हमेशा कोशिश करेंगे जेड ट्रांसफॉर्म का यूज करने का। और अगर कंटिन्यूअस टाइम में उसी प्रकार का क्वेश्चन हो तो हमेशा कोशिश करेंगे लैपलास यूज करने का। क्वेश्चन थोड़ा सा आसान हो जाएगा सॉल्व करना एज कम्पेयर टू अदर मेथड। कुछ कुछ क्वेश्चन है जिसमें कॉन्वोल्यूशन डायरेक्टली अप्लाई हो जाएगा, जैसे रेक्टेंगल सिग्नल होगा उसका प्रॉपर्टी हम बताएं, उसका मेथड बताएं, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर अ लीनियर कांस्टेंट कोफिशिएंट डिफरेंस इक्वेशन, इक्वेशन वन, द रिस्पॉन्स इज फाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स। फाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स कब मिलेगा, इनफाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स कब मिलेगा। तो यहाँ पर कुछ चीजों को ध्यान में रखना है, मतलब याद ही कर लेना है कि फाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स तभी मिलता है
इस सिस्टम का, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है, फॉर इनफाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स, ये इनफाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स तभी मिलेगा जब सिस्टम मेरा रिकर्सिव सिस्टम, रिकर्सिव सिस्टम होगा। इफ सिस्टम इज रिकर्सिव, ठीक है। अब बात है कि रिकर्सिव रहेगा तो रिकर्सिव कैसे पहचानेंगे? तो रिकर्सिव पहचानने के लिए डायरेक्टली हम यहाँ पे बोलेंगे कि AK का जो वैल्यू है वो लेस देन जीरो होगा फॉर, लेस देन जीरो होगा फॉर एटलीस्ट 1K ग्रेटर देन जीरो के लिए, ठीक है। तभी ये सिस्टम रिकर्सिव होता है। तो जब इस टाइप का कहीं इक्वेशन दिखे तो उस केस में जब हम लोग इनफाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स जब हम लोग फाइंड करना चाहेंगे तो एक हम लोग कंडीशन को याद रखेंगे कि वो सिस्टम रिकर्सिव होना चाहिए, तभी वो सिस्टम इनफाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स देगा। रिकर्सिव कब होगा? जब उसका के का वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो होगा फॉर 1K ग्रेटर देन जीरो, कम से कम एक के का वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो इस केस में जो हम लोग का आंसर हो जाएगा वो कुछ पहला नंबर ऑप्शन सही है। तो इसको ध्यान में रखना है, इसका कॉन्सेप्ट बाद में पढ़ते रहेंगे, अभी जो है उसको याद कर लेते हैं। अगर फाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स का बात करें तो फाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स तभी मिलेगा जब सिस्टम मेरा नॉन रिकर्सिव होगा, या फिर बोल सकते व्हेन सिस्टम इज नॉन रिकर्सिव। ठीक है, जब सिस्टम नॉन रिकर्सिव होगा तो वो मेरा फाइनाइट इम्पल्स रिस्पॉन्स देगा। बात है नॉन रिकर्सिव होता क्या, कब हो? तभी वहां नॉट इक्वल टू जीरो का बात किए, यहाँ पे ए के इक्वल टू जीरो का हो जाएगा, ठीक है। फॉर एटलीस्ट 1K ग्रेटर देन जीरो, बस यही याद रखना था, और तो कुछ है नहीं। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग का जो, नहीं नहीं नहीं, ये गलत हो गया। 1 नहीं होता है, ऑल ओवर उसका जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, मतलब 1 जरूरी नहीं है, एटलीस्ट नहीं, सारे वैल्यू अगर ग्रेटर देन जीरो होगा तो वो मेरा सिस्टम नॉन रिकर्सिव हो जाएगा। फॉर ऑल वैल्यू ऑफ के, ऑल वैल्यू ऑफ के, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं ए के इक्वल टू जीरो, के ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा? तो शायद 3 नंबर ऑप्शन सही है, ए के इक्वल टू नहीं, सेकेंड नंबर ऑप्शन सही है। सेकेंड नंबर मेरा फाइनल आंसर हो गया। तो इस प्रकार से ये दोनों क्वेश्चन थोड़ा सा याद रखने वाला क्वेश्चन बन गया, तो थोड़ा सा माइंड में रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। फ्रीक्वेंसी डोमेन रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिग्नल xt इज शोन इन फिगर। ये मेरा कुछ फ्रीक्वेंसी डोमेन का रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है कुछ ट्रायंगुलर फॉर्म में। व्हाट वैल्यू ऑफ सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी ओमेगा एस टू बी चूजन सो दैट एग्जिबिट एलाइसिंग। हमेशा ध्यान रखना है कि मेरे पास 3 कंडीशन बनता है सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी का, ठीक है। मेरे पास 3 कंडीशन बनता है। एक केस 1 होता है जब ओमेगा एस का वैल्यू लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल, सबसे पहले ग्रेटर देन बोलते हैं, ओमेगा एस इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 ओमेगा नॉट होगा। उस केस में जो हम लोग का ग्राफ बनता है वो कुछ ऐसा बनता है, ये कुछ ऐसा ग्राफ बनता है, ठीक है। बीच बीच में मतलब गैपिंग आता है, ये कुछ ऐसा ग्राफ देता है। केस नंबर 2 का अगर हम बात करें, अगर ओमेगा एस इक्वल टू 2 ओमेगा होगा तो इस उस केस में जो सैम्पलिंग रेट होगा वो हमें कुछ इस प्रकार से मिलेगा, ठीक ना। केस नंबर 3 होता है कि अगर ओमेगा एस का वैल्यू लेस देन ओमेगा 2 ओमेगा नॉट हो जाए तो उस केस में क्या होगा? तो उस केस में ये सिग्नल ओवरलैप करता है एक दूसरे पे,
ये कुछ ऐसा होता है, ठीक है। और ये जो ओवरलैप कर रहा है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं एलियासिंग, सिग्नल एलियासिंग। ये सिग्नल एलियासिंग कब होता है, तो जब ओमेगा यस लेस देन 2 ओमेगा होता है, तो उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा। तो देख लेते हैं, इस एक ओमेगा को इधर साइड दे दिया है, ठीक है। ओमेगा यस माइनस ओमेगा नॉट लेस देन ओमेगा नॉट। अब चेक करते हैं ऑप्शन, साथ में इक्वल टू भी, यहाँ पे इक्वल टू तो नहीं दिया लेकिन इक्वल टू भी होगा। ओमेगा एस माइनस ओमेगा नॉट लेस देन ओमेगा नॉट, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही मेरा सही हो जाएगा इस केस में। तो हम लोग का ओवरऑल असाइनमेंट तो लगभग लगता है हो ही गया, तो इस केस में मेरा फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही हो गया। तो हम लोग इसी प्रकार से टोटल असाइनमेंट को देखते जाना है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट असाइनमेंट में हम लोग। अभी के लिए थैंक यू।